हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर बाहर वाली भी कर ली, एक्सटर्नल भी कर ली और इंटरनल भी कर ली। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि पाचन तंत्र है वो किस तरह से क्रिया करता है, किस तरह से खाना है उसको पचाता है। अब यहाँ पे आप देखो, तीनों ही प्रोसेस है, ये ध्यान रखना कि जो मैकेनिज्म है इसमें अपन फिजिकल काम भी करेंगे यानी भौतिक रूप से भी करेंगे, अपन केमिकल भी करेंगे यानी रसायन भी यहाँ पे काम में आएंगे, और बायोलॉजिकल भी यानी कि जीव विज्ञान। तो इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी, फिजिकल भी आएगी, केमिकल भी आएगी और बायोलॉजिकल भी। तो तीनों प्रोसेस यहाँ पर आएंगी। अब देखो, अपने पास में अगर अपन देखें तो पूरे डाइजेशन को 5 जो है उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंजेशन यानी कि खाना लेना या ग्रहण करना, जिसे अंतःग्रहण बोलते हैं। फिर उसके बाद में डाइजेशन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है फूड उसको सिंपल में चेंज करना। तीसरा है एब्जॉर्ब, अब जो यूजफुल चीज़ें हैं या जो कि अपने को खाने या शरीर के लिए चाहिए उसको अवशोषित किया जाता है। फिर है एसिमुलेशन, जब आप उसको अवशोषित कर लेते हो तो किस तरीके से उसका उपयोग करते हो, या आप ये मान के चलो कि क्योंकि हमें खाना किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए। कोई भी फिजिकल वर्क है, मेंटल जो भी वर्क है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, एसिमुलेशन या स्वांगीकरण से। और फिर जब सारा काम हो जाएगा तो जो भी एक्सक्रीशन है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हम यहाँ यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो इस तरीके से यहाँ 5 स्टेप हो गए कि किस तरह से आप खाना खाओगे और किस तरीके से जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करना। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं आएगा, केवल अपने को थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए अपने एक्सक्रीटरी जो है सिस्टम वो थोड़ा सा अपन बाद में अगले चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है इंजेशन या अंतःग्रहण करना, कि आपने खाना खाया तो खाने में, अब यहाँ पे देखो तीनों चीज़ें अपनी यहाँ पर होंगी कि सबसे पहले अगर आप देखते हो तो आपने खाना खाया। अब खाना खाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण या इंजेशन। अब इसमें देखो, अपने पास में अगर अपन देखें तो जो ह्यूमन है वो ह्यूमन क्या है, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। सर्वाहारी क्या होते हैं, यानी कि वो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, दोनों हैं। इसलिए हम ह्यूमन को किस कैटेगरी में डालते हैं, ओमनीवोरस या सर्वाहारी में। फिर उसके बाद में देखो कि अपन ने जो खाना खा रहे हैं तो उन खाने में अपने पास में 2 ऑर्गन है, जो अपन जब बकल कैविटी पढ़ी थी तब देखी भी थी उनकी स्ट्रक्चर, टीथ और टंग, ये तो 2 ऑर्गन है। अब ये दोनों ऑर्गन फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल मतलब भौतिक क्रिया करते हैं, यानी खाने को तोड़ने का काम कर रहा है कौन, दांत, और उसको मिक्स करने का काम कौन कर रहा है, जीभ। तो ये क्या हो गया, ये इसका फिजिकल काम हो गया। तो ये दोनों मिलकर खाने के जो बड़े टुकड़े हैं, अभी अपन केमिकली बात नहीं कर रहे हैं, अपन फिजिकल बात कर रहे हैं कि जो बड़े टुकड़े हैं उन टुकड़ों को तोड़ा जाता है। फिर अपने पास में कल अपन ने पढ़ी थी सलाइवरी ग्लैंड्स, तो वो लार निकालती है या सलाइवा निकालती है। तो वो सलाइवा को मिलाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जीभ कर रही है। और पूरे मुंह में घुमाने का काम कि भाई ये टुकड़ा टूट गया तो अब ये वाला टूटेगा। तो इस तरीके से जो अपने आगे वाले इंसाइजर हैं वो तो तोड़ते हैं, और फिर उसके बाद में जो अपने जॉज हैं, जॉज पे प्री मोलर हैं और मोलर हैं, अग्र चमड़क और पश्च चमड़क, ये इसको क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, उसको और भी ज़्यादा छोटा करने का काम यहाँ पर करते हैं। और फिर उसमें इसी समय जो हमारे पास में खाना है वो लार ग्रंथि है वो एक्टिव होती है, और वो लार है वो लार निकालना चालू कर देती है। तो ये अब अपना केमिकल काम यहाँ पर चालू होगा। तो यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑर्गन का बताना है कि किस तरीके से जो है दांत और जीभ काम करते हैं। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ गई, लार ग्रंथि आ गई, वो लार निकालती है। तो अब ये पूरा काम जब हो जाता है तो खाना कैसा हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। और टुकड़ों में टूट जाता है तो वो थोड़ा सा, कैसा कहोगे आप,
अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि ऐसा जो खाना है, ये कभी आता भी है कि बकल कैविटी में या मुख गुहा में खाना किस रूप में जो है पाचित किया जाता है, तो वो जो है उसे हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, तो बोलस या निवाला, तो इसको जो है ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पे देखो, जब ये अंतःग्रहण हो गया, बोलस में बदल गया, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अभी तो अपन ने कौन सी देखी थी, फिजिकल प्रोसेस, भौतिक क्रिया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन, पाचन, कि अब केमिकली ये क्रिया कैसे जो है ये हमारा खाना चेंज होगा, तो वो आपका किस में आएगा, डाइजेशन में। और डाइजेशन में भी अपन पहला पॉइंट लेते हैं, मुख गुहिका में पाचन, यानी डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या है, अब थोड़ा अपन रसायन वाला देख रहे हैं, सलाइवा है, लार है। और कल आपको इसका कंपोजिशन बताया था कि सलाइवा जो है, सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी ये कैसी होगी, अम्लीय होगी। वैसे क्षारीय है, लेकिन क्षारीय कब कहेंगे, जब बाइकार्बोनेट वगैरह की अपन बात करेंगे तब हम यहाँ बात करेंगे। तो अभी तो हमारी जो सलाइवा है वो कैसी है, अम्लीय है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, इस तरीके से यहाँ पे एंजाइम्स हैं। और फिर उसके बाद में इससे जो है, इसमें अगर अपन वैसे देखें तो दो नाम है, ये कंफ्यूज मत करना। एक तो है टाइलिन, या तो आप इसको टाइलिन कह दो या अल्फा एमाइलेज कह दो, दोनों में से कोई भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको मैंने ये भी दे रखा है कि सबसे पहले जो है आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और उसमें जो स्टार्च है वो स्टार्च एमाइलिन या टाइलिन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर पीएच क्या है, 6.8, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को किस में बदलती है, माल्टोज में बदलती है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, वैसे अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आपको पता है कि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है और शुगर या शर्करा है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों में जो है थोड़ी सी रासायनिक संरचना में परिवर्तन है। अगर आप देखो कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो तो थोड़ी देर अगर आप उसको चबाते रहोगे तो वो रोटी आपको मीठी लगने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो उसमें वीट है उसमें स्टार्च है, और स्टार्च जो है थोड़ी देर बाद किस में बदल गया, माल्टोज। तो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन ये दोनों क्या होती हैं, मीठी शुगर होती है, यानी स्वीट शुगर होती है, मीठी शर्करा होती है, जो कि, और स्टार्च कैसा होता है, स्वीटलेस होता है। तो वो यहाँ पर मीठापन किसके कारण होता है, इस लार के कारण। और लार में क्या उपस्थित है, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन, तो उससे ये किस में बदल जाती है। तो सबसे पहले आपको इसकी ये अभिक्रिया यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद में अपन दूसरा देख रहे हैं, आमाशय में पाचन। अब आमाशय, यहाँ पे ग्रसिका या इसोफेगस का कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, इसलिए अपन ने उन ऑर्गन को नहीं लिया। अब यहाँ पे सेकंड आपका है आमाशय में पाचन या डाइजेशन इन स्टमक। अब इस स्टमक में कल भी मैंने आपको बताया था कि स्टमक जो है या जो आमाशय है वो बिल्कुल मिक्सी की तरह जो है बराबर उसमें चलता रहता है, उसमें क्रमाकुंचन, यानी कि उसमें भी संकुचन और शीतलन या डायस्टोल और सिस्टोल जो अपन ने हार्ट में पढ़े थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, लगातार जो है इसमें इस तरीके की क्रिया होती है जिससे कि खाना बार बार टूटता है, और इसमें भी एंजाइम्स हैं, इसमें भी गैस्ट्रिक जूस है, तो वो यहाँ पर जो है केमिकली काम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो कि जो आमाशय खाना जो वो मुख गुहा में खा रहे हैं, तो जब हमारा टूट गया हमने उसको आमाशय में भेज दिया, तो यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। तो उसके बाद में अगर हम आमाशय में देखते हैं, अब हमारे पास में यहाँ पे कोई अपने उसका कंट्रोल नहीं है, तो आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे खाना रहता है। जो भी आपने खाना खाया वो 3 से 4 घंटे रहेगा। और यहाँ पर जैसे
बकल कैविटी में हमने किसका डाइजेशन किया है, कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पर डाइजेशन किसका होगा, प्रोटीन का। जो भी हमने खाना खाया है उस खाने में जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा, आमाशय के अंदर। और यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सबसे पहले जो HCl जठर रस है, और उस जठर रस में क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और म्यूकस है, पेप्सिनोजन है, और यहाँ पे लाइपेज है। तो ये इसका सारी चीज़ें जो कहाँ उपस्थित हैं, आमाशय के अंदर। अब सबसे पहले अपन लेते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे बहुत कभी कभी फंक्शन भी आते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक का क्या है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसकी pH क्या होती है, 1 से 2। तो ये जो है इस सारे जो एंजाइम यहाँ काम करेंगे उनको एक अम्लीय माध्यम यानी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, सबसे पहली बात। फिर आपको पता है HCl है तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई है, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उनको मारने का काम करेगा। तीसरी चीज़ जो है कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेज में। तो सबसे पहला आप जो इसमें अभिक्रिया लिखोगे या जो रिएक्शन लिखोगे, उस रिएक्शन में ये लिखोगे कि जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिनोजन मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है इनएक्टिव स्टेज में, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में है। तो जैसे ही HCl रिलीज होने लगता है, निकलने लगता है, तो ये पेप्सिनोजन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होके पेप्सिन जो है एंजाइम में चेंज होता है। और ये पेप्सिन क्या है, इसकी एक्टिव स्टेज है, क्योंकि अब जो प्रोटीन का पाचन है या प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। तो जो दूसरी अपने अभिक्रिया अपन लिखेंगे तो उसमें क्या है कि पेप्सिन है वो प्रोटीन, जितना भी भोजन है उस भोजन में जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को वो HCl, अब जैसे यहाँ रिएक्शन है तो आप देखो पेप्सिन भी है, HCl भी है, और यहाँ पे अगर आप pH देखो तो 2 से 3 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है यहाँ पे। तो वो प्रोटीन है वो प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड इसमें जो है चेंज होगा। तो ये इसकी दूसरी रिएक्शन होगी। पहले तो आप पेप्सिनोजन को एक्टिव करोगे और एक्टिव में वो पेप्सिन में बदलेगा, और पेप्सिन जो है वो खाने के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद वो किस में बदलेगी, प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे जैसे हम जो खाना खाते हैं उस खाने में अगर आप देखो तो सबसे लास्ट में जो अपन मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट, चाहे अपन दूध पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका डाइजेशन सबसे बाद में होता है। यानी कि सारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद में जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है, फैट है। तो उस फैट का थोड़ा सा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन कहाँ पर होता है, यहाँ आमाशय में होता है। वैसे तो जो फैट का डाइजेशन है वो कौन करता है, रेनिन करता है, लेकिन यहाँ पर रेनिन नहीं है। तो यहाँ पे लाइपेज एंजाइम है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा सा जो है हम अपना जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट करता है। और यहाँ पर जो है जैसे वैसे तो अगर फैट है तो फैट डाइजेस्ट होकर किस में चेंज होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो वो यहाँ पर भी होता है लेकिन बहुत कम। फिर यहाँ पे देखो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि जैसे मान लीजिए आपने बटर यूज़ किया है, तो वो जो बटर है, बटर के अंदर जो है ट्राई ब्यूटाइरिन जो है वो फैट पाया जाता है, या वसीयम। तो उसको जो है इसके अंदर जो है वो फैटी एसिड्स में उसको चेंज करता है और ग्लिसरॉल में। तो ये जो फैट है ये थोड़ा सा आपने केमिस्ट्री में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा था, तो उस तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके का फैट है। और यहाँ पर जो है ये वसा है, और वसा जो है वसा में भी अगर आप टाइप देखोगे तो कौन सा है, ट्राई ब्यूटीराइन। तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही यहाँ पे उठ के आती हैं। और उसके बाद में ये जो अपना गैस्ट्रिक लाइपेज है, जठरीय लाइपेज है, वो इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो ये एक आपको थर्ड यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद में देखो कल भी अपन ने डिस्कस किया था कि ये तो पाचन क्रिया हो गई। फिर उसके बाद में कल भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कई बार आता है कि जब HCl इतना स्ट्रांग है
तो वो आमाशय की भित्ति को क्यों नहीं गला देता है, क्योंकि वो भी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। तो उसका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सलाइवा रिलीज किया जाता है, श्लेष्मा रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से HCl जो है आमाशय की भित्ति तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसकी कोशिकाओं को कोई हानि या उसकी वॉल को कोई भी लॉस या हानि नहीं होती है। लेकिन ये कब होता है, जब आपके पेट में या स्टमक में खाना हो। अगर बहुत टाइम तक आपका स्टमक खाली रहेगा और HCl रिलीज होगा, तो उस कंडीशन में जो है अल्सर या ऐसी कोई डिजीज होने की संभावना रहती है, या जैसे एसिडिटी है वो बन जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो मैं अभी आपको इतना ही करा रही हूँ, फिर क्यों, क्योंकि जो आगे है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो काफ़ी बड़ी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको अपन कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।